स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प ही विकल्प में। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। जीएस की श्रृंखला के अंतर्गत में आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है पृथ्वी। लगातार आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पृथ्वी से संबंधित ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी से संबंधित उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंतर्गत में सौरमंडल है और सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पृथ्वी सहित 8 ग्रह लगातार करते हैं और उनमें से एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी से संबंधित अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो सबसे पहला प्रश्न ये इस बात को समझने का प्रयास करें कि अगर हम चर्चा करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी आप सौरमंडल का एक छोटा ग्रह है। सबसे छोटा नहीं, लेकिन एक छोटा ग्रह, क्योंकि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बृहस्पति है। सबसे छोटा अगर हम ग्रह की बात करें तो कहीं ना कहीं बुध का नंबर आता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम चर्चा करें इसमें लगातार प्रश्न पे बात करते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी सबसे छोटा स्थान नहीं रखती है। अगर बात करें कि तो अगर सौरमंडल में कि कौन से स्थान पे है, तो सौरमंडल में अगर सूर्य से हम लोग दूरी की बात करें, सूर्य से अगर हम दूरी के अनुपात में बात करें कि पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ठीक है, और तीसरे स्थान के तात्पर्य ये निकल के आता है कि अगर ये स्थिति बिल्कुल इस प्रकार अगर सूर्य की स्थिति बन रही है, तो सूर्य के बाद जो ग्रह है वो सबसे पहला ग्रह आपका बुध है। बुध के बाद जो दूसरा ग्रह है वो आपका शुक्र है और शुक्र के बाद जो तीसरा ग्रह है ये आपका पृथ्वी है। यानी कि सौरमंडल में सूर्य से अगर हम दूरी की अनुपात में बात करें तो पृथ्वी की जो स्थान निकल के आएगा वो तीसरा स्थान निकल करके आएगा। सबसे नज़दीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद तब पृथ्वी का नंबर आता है। ठीक है, शुक्र चूँकि ये पृथ्वी के साथ में है, पृथ्वी की बहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि पृथ्वी कहाँ स्थित है। क्योंकि पृथ्वी के बाद जो अगला ये सिस्टम बन रहा पृथ्वी के बाद में, वो मंगल की आएगी। ठीक है, और लगातार इस तरीके से ग्रहों का एक सटीक क्रम है। सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद के जो हिस्सा बनेगा यहाँ पर, सपोज दैट हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये हिस्सा जो है कहीं ना कहीं पृथ्वी का मान लें, ये हिस्सा पृथ्वी का है, तो पृथ्वी का जो इधर का जो हिस्सा होगा ये कहीं ना कहीं शुक्र का होगा और इधर का जो हिस्सा होगा ये होगा आपके मंगल का। ठीक है, तो और इसके पहले जो हिस्सा होगा वो बुध का होगा। तो प्रश्न ये बन रहा है इसमें कि सौरमंडल में अगर आप सूर्य से दूरी के अनुपात में बात करें तो तीसरा स्थान है, क्योंकि बुध, शुक्र और फिर हम बात करें यहाँ पर पृथ्वी की, अगर हम बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की उसके बाद जो स्थिति बनेगी वो कहीं ना कहीं मंगल की है। तो पृथ्वी जो है किस ग्रह के बीच में स्थित है, तो पृथ्वी आपके पास सीधा से बिल्कुल जवाब है कि पृथ्वी शुक्र और मंगल के बिल्कुल ठीक बीच में स्थित है। ठीक, अब चर्चा करते ये है आकार के क्रम की अगर हम बात करें, तो आकार में इस सौरमंडल के क्रम में सबसे बड़ा आकार किसका है ये, तो अगर सौरमंडल में हम आकार की दृष्टि से बात करें यहाँ पर, तो सबसे बड़ा जो ग्रह होगा आपका वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, और फिर अगर सबसे छोटा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बुध है। ठीक है, तो इसके बाद में जो 5वां स्थान रखता है वो पृथ्वी है। आकार की दृष्टि से अगर हम बात करें, आकार की अगर हम दृष्टि की बात करें तो हमने चर्चा की अभी जो है कि पृथ्वी का इसमें 5वां स्थान है। ठीक, आगे संबंधित हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि अगर पृथ्वी की हम इनसे बात करें, पूरी पृथ्वी की अगर आप इस पर बात करिए, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण पृथ्वी पर आप जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर अगर हम महासागरों की चर्चा करें तो महासागरों की चर्चा में 5 महासागर हैं। वहीं अगर हम चर्चा करें तो 7 महाद्वीप हैं। ठीक, और 7 महाद्वीप चूँकि स्थल हैं और 5 जो ये महासागर हैं वो कहीं ना कहीं जल मंडल में आते हैं। तो अगर हम इनके आकार की दृष्टि की हम बात करें कि पूरी पृथ्वी पर जब आप यहाँ पे ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में आप बहुत स्पष्ट रूप से, या मानचित्र में बहुत स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जल मंडल है और कहाँ कहाँ स्थल मंडल ये है। ठीक है, प्रश्न ये बनता है कि पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो पृथ्वी की अगर चर्चा होती है यहाँ पर कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो पृथ्वी की अगर कुल बात हो तो 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है। यानी कि 29% जो भाग है इसके अंतर्गत अगर हम चर्चा करें
तो कहीं ना कहीं जो पूरे 7 महाद्वीप की द्वीप है वो सब आ जाते हैं। और 71% जो हम जल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत में जितने भी जलीय हैं यानी 5 महासागर का जो एरिया है ये सब इसमें कवर हो जाता है। चूँकि पृथ्वी पर जो है, अब अगर हम चर्चा करें कि इस पृथ्वी पर सबसे उच्चतम जहाँ पे ऊंचाई और सबसे न्यूनतम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम जो ऊंचाई है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट की है। 8,848 मीटर है ये। और चूँकि सबसे ऊंचा जो ये चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, जिसे हम आमतौर पर सागर माथा के रूप में भी जानते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। नवीनतम जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर ना होकर के 8,850 हो चुकी है। लेकिन चूँकि ये भी नेपाल के अंतर्गत में आ रहा है और नेपाल ने अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, इसीलिए 8,848 मीटर ही रही है। वहीं अगर हम गहराई की विशेष रूप से बात करें कि सबसे गहराई पृथ्वी पर स्थित में क्या है, तो वो है आपका मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो कि 11,033 मीटर गहरा है। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मेरियाना गर्त जो कि अपने आप में चैलेंजर गर्त के रूप में जाना जाता है, इसका अन्य नाम है चैलेंजर गर्त के रूप में। ये प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा था प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तब भी आप मेरियाना गर्त के रूप में बताइए। पृथ्वी का सबसे, अगर आपसे बात हो सबसे गहराई वाला स्थान, तो भी आप मेरियाना गर्त के रूप में बताइए। इसे चैलेंजर गर्त के रूप में जानते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें प्रशांत महासागर का भी सबसे गहरा स्थान ये है। अगर तीसरा प्रश्न आपसे इस तरीके से बनता है ये कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक देश है फिलीपींस। फिलीपींस के निकट जो है, फिलीपींस के जो निकट की हम बात करें जो है, वो वहाँ पर मेरियाना गर्त स्थित है। ठीक है, आगे प्रश्नों पे हम चर्चा करते हैं लगातार कि अगर हम पृथ्वी की स्थिति के बारे में चर्चा करें यहाँ पर, तो पृथ्वी की स्थिति और उनकी उत्पत्ति के बारे में समय समय पर नए नए जो भी विद्वान जुड़ते गए उन्होंने अपनी अपनी एक मान्यता दी है। पृथ्वी की अगर हम सटीक स्थिति के बारे में अगर यहाँ पर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो उनका एक अलग अलग मत है ये है। ठीक है, एक वैज्ञानिक रहे हैं, उनका नाम है यूडोकेसस। इनकी एक अवधारणा थी जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब वो है भू केंद्रीय सिद्धांत। चर्चा करें भू केंद्रीय अगर सिद्धांत पे, इन्होंने इनकी एक थ्योरी थी, इनका एक सिद्धांत था भू केंद्रीय सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार से इन्होंने इस बात के लिए व्याख्या की कि चूँकि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये धारणा बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इसके बाद के अगर हम बात करें तो आगे चलकर पोलैंड के एक वैज्ञानिक इसके साथ में जुड़ जाते हैं, कॉपरनिकस, जिन्होंने सौर प्रणाली की भी खोज की हुई है। तो कॉपरनिकस ने अपनी एक नई अवधारणा प्रस्तुत की है जिसे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब यह है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिन पे जो केंद्र है, ठीक है, वहाँ पर क्या था, उनके जियोसेंट्रिक थ्योरी में ये था कि पृथ्वी केंद्र है, जियो सेंटर पे है, यानी जियो का मतलब पृथ्वी जो है सेंटर पे है। ऐसी थ्योरी, ऐसा सिद्धांत उन्होंने दिया है। जबकि कॉपरनिकस ने दिया हेलियोसेंट्रिक, हेलियो मतलब सूर्य, सूर्य सेंटर पर है, सूर्य बिल्कुल केंद्र पर है, ऐसा सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ है। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत में, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत में ये चर्चा हुई है लगातार में कि कहीं ना कहीं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा से चीज़ें निकल के आती हैं कहीं ना कहीं कि जो सूर्य है, आगे चर्चा करते हैं हम लगातार इस पर, कि सूर्य पूरी तरह केंद्र में है और पृथ्वी सहित अन्य जो आकाशीय पिंड हैं वो कहीं ना कहीं इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर बीच की स्थिति हम इस तरीके समझें, ये सूर्य है तो इस सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से चारों के चारों ओर इसके ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हुए चल रहे हैं, और बीच का जो मुखिया है वो कहीं ना कहीं सूर्य है। जबकि अन्य अगर हम मान्यताओं की इसके अंतर्गत में चर्चा करें कि अगर पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर हम बात करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, लगातार हम जानते कहीं ना कहीं कुछ लोग बताते हैं सूर्य का टुकड़ा रहा है, कई किताबें इस तरीके से पुष्टि कर रही हैं। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने समय समय पर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मान्यताएं दी हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर हम बात करें इसमें, तो इससे सबसे सटीक और सबसे पहली जो तर्कपूर्ण परिकल्पना रही है वो फ्रांसीसी विद्वान थे, उनका नाम था कास्ते द बफन। कास्ते द बफन के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहली बार तर्कपूर्ण यहाँ पर परिकल्पना की बात की गई थी। ठीक है, आगे चलकर आप बात करेंगे तो कई सारे लोगों ने, किसी ने ज्वारीय परिकल्पना दी है, ठीक है, किसी ने वायव्य विरास परिकल्पना दी है, किसी ने अलग अलग रूप से अलग अलग समय पर इनकी परिकल्पनाएं लगातार चलती रही हैं। ठीक है,
आइए हम चर्चा करते हैं पृथ्वी पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करें कि पृथ्वी पर अन्य से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि विषुवत रेखीय व्यास आप समझिए, तो इससे पूर्वत आपको ये ज़्यादा समझना जरूरी होगा कि आखिर ये विषुवत रेखा है क्या। तो विषुवत रेखा जब भी कभी भी चर्चा होती है तो आप इस बात को समझें कि सपोज दैट ये पूरा का पूरा जो एरिया है आपकी पृथ्वी का ही है, ठीक है। अब पृथ्वी के इस एरिया के अंतर्गत में आप जानते हैं पृथ्वी का मतलब अगर पृथ्वी के इस एरिया को हमने दो भाग में विभक्त किया है, तो ये जो एरिया है आपका, ये हम ज्योग्राफी के अगले पार्ट में बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। ये कहलाता है 0 अंश अक्षांश, 0 अंश अक्षांश ये कहलाता है। और 0 अंश अक्षांश जो रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के रूप में जानते हैं। और ये जो रेखा है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का जो एरिया है ये उत्तरी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है और नीचे का जो एरिया है ये हम दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जानते हैं। तो ये जो आपसे बात कर रहे हैं विषुवत रेखीय व्यास की कि 12,757 किलोमीटर ये है, ठीक है। तो ये 12,757 जो किलोमीटर है वो इसकी बात कर रहे हैं। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर, चूँकि ये अक्षांश रेखा है और अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि पृथ्वी के चारों ओर से इस तरीके से रहती है। तो अगर हम चर्चा करें पूरब से पश्चिम की तरफ, ये जो वृत्त बनेगा 0 अंश अक्षांश का पृथ्वी के चारों ओर घूम करके, ये अपने आप में कहलाता है विषुवत रेखीय व्यास और ये 12,757 किलोमीटर है। वहीं अगर आपसे चर्चा ये होती है ध्रुवीय व्यास की अगर हम बात करें, ठीक है, ध्रुवीय अगर हम व्यास की बात करें तो ध्रुवीय व्यास का मतलब सीधा सीधा से ये होता है कि जो ये वाला एरिया है इस तरीके से, यानी कि बीच में ये जो एरिया हमने देखा ये ग्रीनविच रेखा है, यानी 0 अंश देशांतर है ये। और 0 अंश जो देशांतर है ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर का जो एरिया है वो उत्तरी ध्रुव है और नीचे का जो एरिया है दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों को लगातार मिला रही है। यानी अगर ध्रुवीय व्यास की हम बात करें तो 12,714 किलोमीटर, यानी कि जब पृथ्वी को हमने इस प्रकार की सारी चीज़ें देखी यहाँ पर तो 12,712 जो है 757 था, लेकिन जब इस प्रकार से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बात करेंगे 12,714 की है, ठीक। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि पृथ्वी का प्रश्न ये बनता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास पृथ्वी के विषुवतीय रेखीय व्यास से कितना कम है। डायरेक्ट इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप इनकी बात करेंगे तो ये 43 किलोमीटर केवल, यानी कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय रेखीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से अगर कोई प्रकाश चले, महत्वपूर्ण केवल प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो सूर्य से जो प्रकाश चलता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में लगने वाला जो समय है वो 8 मिनट 18 सेकंड। अगर ऑप्शन नहीं होते हैं, 8 मिनट 18 सेकंड नहीं होते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कितना लगता है, तो आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं 500 सेकंड की बात कर सकते हैं। 8 मिनट 18 सेकंड में लगभग अगर आंकड़े पूछे जाएँ 500 सेकंड में आप बात कर सकते हैं इसमें। वहीं अगर हम चर्चा करें यहाँ से कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश में लगना जो समय है, जबकि प्रकाश की जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और सूर्य जो है कहीं ना कहीं पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो लगने वाला जो समय है वो 8 मिनट 18 सेकंड के आसपास है। वहीं अगर कभी भी ये चर्चा होती है कि आखिर चंद्रमा से प्रकाश कितने देर में पहुँचता है पृथ्वी पर, तो आप बताइएगा 1.3 सेकंड में। 1.3 सेकंड के अंतर्गत में, मिनट में नहीं बल्कि 1.3 सेकंड के अंतर्गत में पहुँचता है, क्योंकि जो चंद्रमा की दूरी है वो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलना शुरू करे तो 1.3 सेकंड के अंतर्गत में चंद्रमा से जो प्रकाश है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी तक पहुंच जाता है। आगे की चर्चा यहाँ पे करें कि अगर समुद्र तल से पृथ्वी की सबसे ऊंचाई की बात करें, अभी जो कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी इस मैटर पे कि अगर समुद्र तल से हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, समुद्र तल की बात करें, समुद्र की सतह से अगर पृथ्वी की सबसे ऊंचाई की हम बात करें तो सबसे अधिक जो ऊंचाई होगी फिर वही होगी माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर। लेकिन फिर यहीं पे चर्चा हो कि समुद्र तल से सागर की सबसे ज़्यादा गहराई, अभी चूंकि हमने कुछ देर पहले आपसे चर्चा की थी इसलिए कि समुद्र तल से अगर हम कभी बात करें तो यानी कि ये जो पूरा एरिया आपके सामने निकल के आ रहा है समुद्र तल की बात, ये अभी कुछ देर पहले आपसे चर्चा हुई थी कि समुद्र तल से सागर की अगर सर्वाधिक गहराई की हम बात करें तो मैरियाना गर्त जो कि 11,033 है मीटर, जिसे हम चैलेंजर, जो कि चैलेंजर द्वीप यानी प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के बिल्कुल निकट है, ठीक है। लेकिन ये जो गहरा स्थान है ये कहीं ना कहीं महासागर में है। लेकिन अगर धरातल पर कभी भी आपसे गहरे स्थान की बात हो कि धरातल पर सबसे गहरा स्थान कहाँ पर है, तो धरातल पर सबसे गहरा स्थान है मृत सागर जो कि जॉर्डन में है।
पृथ्वी से धरातल पर सबसे निचला स्थान 396 मीटर गहरा है, डेड सी, जिसे हम मृत सागर के रूप में जानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जॉर्डन का हिस्सा है। ये जॉर्डन के अंतर्गत में आता है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है? अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्षा तल के साथ जो झुकाव है वो 65.5 अंश यहाँ पे दिया गया है, 65.5 अंश ये है। ठीक है, 66.5 अंश जबकि मेन रूप से है। पृथ्वी के अक्ष पर उसकी कक्षा तल से झुकाव है 66.5 अंश है। वहीं आपसे पूछा जाता है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो आप बताइए 23.5 अंश झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर, चूँकि पृथ्वी दो तरीके से घूमती है, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है, और दूसरी साथ साथ ये है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। यानी कि आप ये कहिए कि अगर सीधी सीधी बात यह है तो पृथ्वी अपने आप भी, अगर यहाँ पर पृथ्वी का एरिया है ये, तो पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का भी चक्कर लगा रही है, और इस प्रकार का जो चक्कर होता है आपका वो कहीं ना कहीं प्रक्रमण या परिभ्रमण गति के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, तो उसे कहीं ना कहीं हम उसके दैनिक या घूर्णन गति के रूप में जानते हैं। तो सवाल ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर जो घूर्णन करेगी उसके लिए जो समय है वो क्या है? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर सही घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के आसपास, यानी लगभग आपकी बात करें तो करीब 24 घंटे के अंतर्गत में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, और वहीं अगर चर्चा कभी आपसे ये हो कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की जो परिक्रमा होती है वो कितने समय के अंतर्गत में होती है, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की जो परिक्रमा होगी वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 45 यानी 46 सेकंड के आसपास में। डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट जो एरिया है जिस समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इस पूरे के पूरे जो अवधि को हम एक सौर वर्ष के रूप में जानते हैं, सौर वर्ष के रूप में आते हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी या तो आप कैलेंडर की बात आप करिए, या पृथ्वी से जब इसकी परिकल्पना करती है तो 3 तरीके के वर्ष होते हैं, एक सौर वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है और लीप ईयर्स होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि जब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो जितने समय में सूर्य वास्तव में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाता है वो अपने आप में एक सौर वर्ष होता है। लेकिन चूंकि सौर वर्ष के अंतर्गत में 365 दिन हम एक वर्ष में लेते हैं, जब 365 दिन होता है तो हम इसे साधारण वर्ष के रूप में जानते हैं, और साधारण वर्ष के रूप में 365 दिन काउंट किया जाता है, और 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी लगभग 6 घंटे छोड़ दिए जाते हैं। तो पहले साल 6 घंटे छोड़े जाते हैं, दूसरे साल भी लगभग 6 घंटे छोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से पहले साल में 6 घंटे, दूसरे साल में 12 होगा, तीसरी साल में लगभग 18 होगा, और चौथे साल के अंतर्गत में ये 24 घंटे, यानी कि हम बात करें फिर एक दिन के बराबर होता है। और जब ये जो एक दिन है ये 365 में एक दिन जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ता है तुरंत फरवरी 28 की बजाय 29 की हो जाती है, और जो वर्ष होता है वो साधारण वर्ष ना हो करके हम उसको लीप वर्ष के रूप में जानते हैं। साधारण वर्ष ना कह करके हम उसको एक लीप वर्ष के रूप में जानते हैं, और फरवरी 28 की बजाय 29 की हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पृथ्वी की अनुमानता अगर हम उम्र की बात करें तो कितनी उम्र है, तो 4.6 बिलियन वर्ष के रूप में इसकी आयु है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग आप जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी के पलायन वेग की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के, यानी कि एक ऐसा बल पृथ्वी के पलायन वेग में जो कि गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक निर्गमन गति है, जिसे हम अपने आप में कह सकते हैं कि पलायन वेग, पलायन वेग यानी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने की जो गति होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर कम होगी उसकी रफ्तार, तो वो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, अगर वो पृथ्वी से बाहर निकलेगी तो पृथ्वी पर पुनः लौट के चली जाएगी। लेकिन अगर किसी चीज़ की रफ्तार 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ज़्यादा होगी तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर जाएगी, यानी पृथ्वी पर दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगी। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है। आप जानते हैं पृथ्वी के अगर हम आकार की बात करें तो पृथ्वी का आकार ना तो गोला है ना तो अंडाकार है। कई सारे पीछे हुए समय में अरस्तु ने बताया गोल है, पाइथागोरस ने बताया, आर्यभट्ट ने बताया, समय समय पर लोगों ने बताया कि कहीं कहीं गोल है। न्यूटन ने ये तक बता दिया कि पृथ्वी का जो आकार है बिल्कुल नारंगी के समान है। लेकिन अगर सही ढंग से नवीनतम मान्यताओं के हिसाब से जब बात होती है तो पृथ्वी का जो आकार है अपने आप में, पृथ्वी का आकार वो चपटे दीर्घवृत्त के तरीके से है। ये
चपटे दीर्घवृत्त की तरीके से है। पृथ्वी का आकार जो है ये चपटे दीर्घवृत्त की तरीके से है। चूँकि ये बात हो रही है कि पृथ्वी जो है ये बीच में तो गोल है, लेकिन ध्रुवों की अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर कहीं ना कहीं वो चपटे हैं। पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटे आकार के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है? पृथ्वी का जो अभिकेंद्रीय बल है इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर कहीं ना कहीं चिपटी है। आगे हम चर्चा करते हैं। आधुनिक आकलनों के अनुसार, हमने अभी भी चर्चा आपसे की है कि आधुनिक आकलनों के अनुसार पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड है। जियोइड का मतलब ये होता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है लच्छाभ है। ठीक है, यानी कि ना तो पृथ्वी अंडाकार है ना तो पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी का आकार लच्छाभ है, जियोइड है, यानी कि पृथ्वी बीच में बिल्कुल गोल है। और अगर हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर पृथ्वी पूरी तरीके से चिपटी है। आगे चर्चा करते हैं पृथ्वी की हम गतियों के संबंध में। अभी चर्चा हो रही थी आपसे कि पृथ्वी से संबंधित दो गतियां हैं, और ये दो गतियों के कारण, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है, और दूसरी ये है कि हमने चर्चा की कि पृथ्वी यहाँ पर उसके चारों ओर पे चक्कर लगा रही है। अपने अक्ष पर तो घूम रही है लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक, तो दो गतियाँ होती हैं, एक रोटेशन जिसे कहते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, पूरे सौर मंडल के अंतर्गत में जितने भी ग्रह हैं, वो सारे के सारे ग्रह पृथ्वी के समानांतर में पश्चिम से पूरब ही घूमते हैं। यानी सब के यहाँ पर जो सूर्योदय की स्थिति होती है वो पूरब में, और सूर्यास्त की जो स्थिति होती है वो पश्चिम में होती है। केवल दो ग्रह जो हैं इसके अपवाद हैं। ठीक है, एक तो आपका शुक्र है और दूसरी अगर कभी आपसे बात होती है अरुण की। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के विपरीत घूर्णन करते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वी के विपरीत घूर्णन करने वाले ग्रह कौन से हैं? शुक्र और अरुण हैं, जो कि पश्चिम से पूरब ना घूमने की बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, आगे चर्चा हम लोग करते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें घूर्णन गति की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, अभी चर्चा हुई 1610 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, ठीक है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपनी धुरी पर वो एक चक्कर लगाती है। और अपना जो एक चक्कर वो कंप्लीट करती है, उसी चक्कर को दैनिक गति, उसकी दैनिक गति या घूर्णन गति के रूप में हम इसको जानते हैं। दैनिक गति कह सकते हैं या आप उसके घूर्णन गति कह सकते हैं। सवाल ये पूछा जाता है पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात, याद रखिएगा, इसी घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि दिन और रात के बीच जो अंतर होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दिन और रात के बीच जो अंतर, ये बड़ा और छोटा, ये दूसरा कारण है। लेकिन जब भी कभी चर्चा होती है कि दिन और रात के होने का कारण क्या है, तो दिन और रात के होने का कारण ये है आपकी घूर्णन गति। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। दूसरी गति है आपकी परिभ्रमण गति, रिवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। रिवोल्यूशन गति की अगर हम बात करें, यानी कि हम ऐसी गति की चर्चा कर रहे हैं जहां पर पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड के आसपास जो ये चक्कर लगाती है, जिसे हम सौर वर्ष के रूप में जानते हैं। इस चक्कर लगने के दौरान, चूँकि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर ये इस प्रकार से, यानी कि 23.5 अंश झुकी हुई है, और ये जो घूमती है वो इसी 23.5 अंश झुके झुके ही घूमती है। ठीक है, तो इस दौरान में कई बार ऐसा होता है कि उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर झुक जाता है, कई बार ऐसा होता है दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की ओर झुक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल करके आती हैं। परिभ्रमण गति की बात करें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर, यानी पृथ्वी का आकार कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। उसका पथ कैसा है? पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार है, अंडाकार के रूप में। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे के करीब की अगर हम बात करें तो इतने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। ठीक है, जिसे हम परिक्रमण गति के रूप में या रिवोल्यूशन गति के कारण कह सकते हैं। और इस गति के कारण में क्या क्या बड़ी महत्वपूर्ण है? परिक्रमण की अगर हम बात करें तो परिक्रमण करने के अंतर दो चीज़ें सबसे मेन जान लीजिएगा। पृथ्वी पर दिन और रात के बीच में जो अंतर होता है, बड़ा होता है छोटा होता है। गर्मियों में ये जो आप देखिए जरा ध्यान से, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। ठंडियों की बात करें तो कहीं ना कहीं रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। ये जो दिन और रात के बीच का जो अंतर लगातार चल रहा है, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण है। ठीक, दूसरी बात यह है ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार झुकी हुई, हमने अभी चर्चा की। ठीक है, आगे की चीज़ों में हम इसको समझेंगे कि ये इसकी जो झुकने के कारण में है, ये इसके झुकाव के कारण में लगातार कभी उत्तरी ध्रुव झुक जाता है सूर्य की ओर, कभी दक्षिणी ध्रुव झुक जाता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर आने वाले समय के अंतर्गत में लगातार मौसम में, यानी ऋतु में लगातार परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन और पृथ्वी पर दिन और रात बड़ा होना, ये परिभ्रमण गति है।
और अगर पृथ्वी पर दिन और रात की बात होती है तो ये कौन सी होगी, ये लगातार इसमें घूर्णन गति होगी। ठीक है, पृथ्वी के आज हम कोई प्रश्न पे महत्वपूर्ण चर्चा पे करते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट के अंतर्गत में बात करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकल के आता है, जो भी प्रश्न है हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट, इसका क्या मतलब होता है। इसका तात्पर्य सीधी सी बात यह है कि हम उसको समझेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में, हम इस बात को ज़्यादा क्लियर समझेंगे कि इस तरीके से पूरे ग्लोब पर इस प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। जो बीच में है ये 0 यहाँ पे ग्रीनविच रेखा है, और ऐसे ऐसे सारी रेखाएं, ठीक है। इधर की जो चीज़ें होती हैं ये पूर्वी देशांतर होती है, इसे हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। इधर की जो रेखा होती है इसे हम पश्चिमी देशांतर के रूप में कहते हैं। और चूँकि पूरी दुनिया के बीच में जो देश के बीच में जो दूरी का अंतर होता है वो देशांतर, इन्हीं देशांतर रेखाओं के माध्यम से जाना जाता है। और ये देशांतर रेखाएं होती हैं, इन देशांतर रेखाओं में एक देशांतर की अगर हम बात करें तो एक देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर, यानी कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। और इसी दूरी से पूरी दुनिया के अंतर्गत में समय का जो मापन किया जाता है, जो कौन सा देश किससे कितनी दूरी पर क्यों ना हो, ये इसी देशांतर से मापा जाता है। ठीक है, और भारत के अंतर्गत में आप यहाँ पे चर्चा करें, क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक राउंड पूरा घूम जाते हैं, यानी कि अगर आप कभी भी चर्चा करें तो पृथ्वी को इधर आंकड़ा जो निकल के आए वो 24 घंटे का होगा। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में आप जानते हैं एक चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी जो घूमती है वो कहीं ना कहीं 360 हंस घूम जाती है। ठीक, 360 हंस का मतलब ही पूरा का पूरा एक राउंड लगा देती है। ठीक, तो 24 घंटे के अंतर्गत में 360 हंस घूमती है। ठीक, इसको जब आप आंकड़ा कटेंगे तो 1 घंटे में आंकड़ा निकल के आएगा आपके। 1 घंटे का 1 घंटे में निकालने के लिए 360 को जब आप बटे 24 कर दीजिए, काटेंगे तो 15 अंश निकल के आएगा। एक और नया सवाल बन गया है कि पृथ्वी 1 घंटे के दौरान में कितना अंश वहाँ पे कितना देशांतर घूमती है, तो 15। 1 घंटे के अंतर में बात करेंगे आपसे तो कहीं ना कहीं 15, यानी जितनी रेखाएं हैं देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है और कोण भी 360 अंश का घूम जाते हैं। यानी कि 1 घंटे में अगर पृथ्वी पार करेगी तो 15, यहाँ पे 15 देशांतर की बात करेंगे, यानी कि आप इस रूप में कह दीजिए कि 15 देशांतर। ठीक है, दूसरा आंकड़ा हम आपको दिख रहे हैं, यानी आप ये कहिए कि 15 देशांतर को घूमने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो 60 मिनट का लगता है भैया। यानी कि 60 मिनट के अंतर्गत में, तो अगर 15 देशांतर घूमने में 60 मिनट का समय लगता है तो एक देशांतर घूमने में कितना लगेगा, 60 बटे आप 15 करिए तो 1500 का निकल के आएगा 4 मिनट। यानी कि एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर ये ग्लोब बड़ा सा इसका भूभाग अगर ये ग्लोब बना दिया जाए तो इस देशांतर से इधर जितने भी देश हैं वो जितने भी देशांतर, हर देशांतर के बीच में 111.32 का अंतर होगा। यानी जितने भी देश एक रेखा पूरब की ओर बढ़ते जाएंगे, अगर ये रेखा ऐसे खींची गई है तो आप ये जान जाइएगा कि इसके बीच का जो अंतर होगा ये 4 मिनट का होगा। यानी कि जो पूरब की तरफ जो है ये 4-4 मिनट हमेशा बढ़ता जाता है और पश्चिम की ओर जो है 4-4 मिनट इनका समय घटता जाता है। ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। और कभी भी आपसे बात होती है कि 1 घंटे के दौरान में पृथ्वी कितना घूम जाती है, तो आप 15 देशांतर की बात करें। और इसी घूर्णन के कारण में, ठीक है, इस घूर्णन के कारण में कुछ और चीज़ें होती हैं। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इसी घूर्णन करने के कारण हवाओं की दिशाओं में और साथ साथ समुद्री धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि समुद्री जल कभी स्थिर नहीं होता है। घूर्णन के कारण पवन तथा समुद्री धाराओं की इस दिशा के अंतर्गत में परिवर्तन होता है। ठीक है, साथ साथ अगर चर्चा हम करें यहाँ पे तो इसी के कारण से समुद्रों में, ठीक है, समुद्रों में जो ज्वार भाटे होते हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। आप जान लीजिएगा इसमें कि ज्वार भाटों के लिए, हालांकि हम चर्चा आगे करेंगे इसके लिए, कि ज्वार भाटे के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है। चूँकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए अगर बात करें तो समुद्रों पर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात हो तो ज्वार भाटे के लिए चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा जिम्मेदार होती है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं विषुव की। ये विषुव क्या है, ठीक है, तो विषुव की चर्चा ये हो रही है कि एक आप ऐसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, बाकी ग्राफ में आगे चर्चा चलेगी। भी एक वीडियो इसका और आएगा आपके पास में, वहाँ पर हम ग्राफिक्स के हिसाब से बात करेंगे। विषुव या इक्विनॉक्स की अगर हम बात करें ये क्या होता है,
ठीक है, चर्चा इस पे होती पृथ्वी की। तो आप ये जान लीजिएगा, हमने इस पे बात की है कि कुछ दिन पहले कि जो बीच का जो भाग होता है ये 0 अक्षांश कहलाता है ये। ठीक है, 0 अक्षांश के ऊपर जितने भी आप ऊपर जाएंगे ये उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। नीचे आप बात करेंगे तो दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में इधर की तरफ हम बात करेंगे, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 90 रेखाएं होती हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो ये भी 90 रेखाएं होती हैं, यानी कि 0 अंश जो देशांतर है इसे हम विषुवत रेखा, 0 अंश जो देशांतर है इसे कहीं ना कहीं हम विषुवत रेखा की बात करते हैं। ये विषुवत रेखा है। और इसके ऊपर और इसके नीचे यानी कि अगर आप बात करें 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ये अपने आप में कर्क रेखा के रूप में जानी जाती है। और अगर 23.5 अंश हम दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मकर रेखा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं ये इसी कर्क रेखा से लेकर इसी मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं, यानी इसके ऊपर कभी भी उनकी किरणें लंबवत नहीं पड़ेंगी। और कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का भाग है ये उष्णकटिबंध के रूप में जाना जाता है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गर्मी होगी ये इन्हीं कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही पड़ती है। और चूँकि पृथ्वी का हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो कहीं ना कहीं कभी न कभी सूर्य की तरफ उत्तरी ध्रुव झुकाता है, कभी दक्षिणी ध्रुव झुकाता है। ठीक है, तो ऐसे पृथ्वी 23.5 अंश झुके झुके परिक्रमा लगातार कर रही है। इसीलिए ये विषुव की जो स्थिति बन रही है वो आप इसको समझिए कि पृथ्वी की वो स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। हमने अभी चर्चा की कि यहाँ पर सूर्य की किरणें या तो विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, ठीक, या तो कर्क रेखा पर पड़ेंगी, या तो फिर मकर रेखा पर पड़ेंगी। ठीक है, तो विषुवत पृथ्वी की वो स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर जब लंबवत पड़ती हैं तो ऐसी लंबवत में क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और ऐसा जो है ये वर्ष में 2 बार होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी जब पृथ्वी की सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और ऐसी कंडीशन 21 मार्च और 23 सितंबर को ही होती है। ठीक है, आप अपने यहाँ पर देख लीजिए, हम अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हमने अपने यहाँ पर देखा है क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध का एक हिस्सा हैं। ठीक है, अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो हम एक उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हैं। और उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत में हम ये जानते हैं कि जब मई और जून आता है तो हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन जब दिसंबर का महीना आता है तो कहीं ना कहीं ठंडक हो जाती है। लेकिन मार्च की कंडीशन अगर हम लोग देखें यहाँ पर और सितंबर की कंडीशन देखें तो हमारे यहाँ पर जो मौसम होता है बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है ना ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, दिन और रात की जो कंडीशन निकल के आती है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से होती है। यानी कि पृथ्वी की ऐसी की स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ेंगी तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन कब होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग विषुव के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इस विषुव में भी 2 अलग अलग बातें हैं। हमारे यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर 2 अलग अलग तिथि है, इनको भी साथ साथ में जानते चलिए। 21 मार्च को हमारे यहाँ बसंत होता है। ठीक है, तो ये भी आप जान लीजिएगा, 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है। और 23 सितंबर की अगर बात हो, ठीक है, तो जब 23 सितंबर की बात होती है तो 21 मार्च को बसंत विषुव है। ठीक है, 23 सितंबर की बात करें तो शरद विषुव, यानी कि विषुव के भी 2 प्रकार हो चुके हैं। आगे हम चर्चा करते हैं संक्रांति क्या होती है, सॉल्स्टिस क्या होता है संक्रांति के रूप में। हम लोग क्या जानते हैं, अक्सर हम जानते हैं मकर संक्रांति होती है, कर्क संक्रांति होती है, ये रियल में होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि संक्रांति के रूप में संक्रांति किसे कहते हैं। आप जानते हैं 21 जून और 22 सितंबर। अब 21 जून और 22 सितंबर का तात्पर्य क्या निकल के आता है। ठीक, चर्चा हमारी ये हुई है कि सूर्य की किरणें जब भी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं 21 मार्च और 30 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम चर्चा करें 21 जून को, अपने यहाँ पर आप देखिए हम उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत में हैं, तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती है कर्क रेखा पर जो है लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और कर्क रेखा पर इस लंबवत पड़ने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। आप उत्तरी अनंत कह सकते हैं इनको। ठीक है ना, तो कर्क संक्रांति की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर ये है कि 21 जून जब हमारे यहाँ पे आता है, अभी आने वाला है, आप देखेंगे हमारे यहाँ पर गर्मी भी तो बहुत होगी, लेकिन दिन का जो समय होगा वो बहुत लंबा होता है और रातें कहीं ना कहीं छोटी होती है। यानी कि जब 21 जून का समय आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में अगर ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का जो सिस्टम है ये ध्रुव जो है पृथ्वी की ओर झुक चुका है, हम इसको ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है।
जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे शीत ऋतु की बात करेंगे। वहीं पर आप अपने यहाँ पर जरा देखिए 22 दिसंबर को क्या कंडीशन होती है, क्योंकि 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं मकर रेखा पे जा चुका होता है, और मकर रेखा पर चमकने के कारण ऐसे समस्त देश जो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत में होते हैं उनके यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रीष्म ऋतु होती है, और उत्तरी गोलार्ध में कहीं ना कहीं, ठीक है, शीत ऋतु होती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर 22 दिसंबर के आसपास जो हमारे यहाँ पर होती है ये कहीं ना कहीं शीत ऋतु होती है। और अगर हम चर्चा करें 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो ऐसी कंडीशन में दिन और रात की जो स्थिति होती है बराबर होती है। ठीक है, तो हम ये चर्चा कर रहे थे 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, और कर्क संक्रांति का जो सिस्टम ये है, ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे इसमें। और 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को चूँकि मकर रेखा पे पड़ते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है मकर संक्रांति, हमारे यहाँ पर कभी आप देखिए ज़रा से, तो ठंडियों के दिनों में अक्सर लोगों ने देखा है जब प्रयागराज के अंतर्गत में कभी भी इस तरीके की सिस्टम बनती है तो कहते नहीं कि मकर संक्रांति है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं मकर संक्रांति में। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्रिसमस जो है वो गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहीं ना कहीं 25 दिसंबर को जब मनाया जाता है क्रिसमस, तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं ग्रीष्म ऋतु की चपेट में होता है। तो सवाल ये होता है कि गर्मियों के अंतर्गत में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, तो जवाब है आपका बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। जब पृथ्वी अपने इस दीर्घ वृत्ताकार के पथ पर, ठीक है, जब सूर्य के कंडीशन पे, इस सूर्य की जो कंडीशन होती है, इस सूर्य की कंडीशन में जब पृथ्वी, ठीक है, इस प्रकार से दूरी लगाती है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है, ठीक है, एक कंडीशन ऐसी होती है इस दौरान में, जब पृथ्वी अपनी दीर्घ वृत्ताकार पर सूर्य की परिक्रमा करते करते समय, एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम हो जाती है, कम से कम, और एक समय ऐसा होता है जब ज़्यादा हो जाता है, यानी दीर्घ वृत्ताकार के जो पथ का मतलब होता है, एक समय ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं कम होता है, और एक समय कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो ज़्यादा होता है ये। ठीक, तो जो कम की कंडीशन बनती है यहाँ पर, कि सबसे ज़्यादा जब कम की कंडीशन निकल के आएगी, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं उपसौर में। ठीक, तो उपसौर में ज़रा देखिए, ध्यान से देखिए इस पर ज़रा से, कि कब कब पृथ्वी, उपसौर और अपसौर पूछा था कब होता है। ये जो 3 लिखा है, इस 3 के इक्वल में भी एक 3 है। ठीक है, इसको हमेशा कन्फ्यूज मत होइएगा। उपसौर में यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, ये जो कंडीशन है हमारी, ये उपसौर की है, यानी उपसौर कभी ना कभी 3 को पड़ेगा। ये बता रहे हैं उपसौर 3 को पड़ेगा, और 3 ये क्या है, ये 3 है भैया जनवरी। ठीक, तो इसके और 3 को और उपसौर को कभी कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आपसे पूछ लेंगे उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, चर्चा करते हैं। उपसौर यानी पेरिहेलियन, पृथ्वी की इस परिक्रमण घत के दौरान, जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इस दौरान 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से अपनी निकटतम दूरी पर होती है, यानी 14.73 करोड़ किलोमीटर, यानी न्यूनतम होती है इस दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगातार चलते हुए। 14.7 करोड़ किलोमीटर इसकी जो दूरी होती है बिल्कुल कम होती है। ठीक है ना, आप जानते हैं लगभग 1498 यानी 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है, लेकिन इस दशा में 3 जनवरी को 14.73 करोड़ किलोमीटर के आसपास इनकी दूरी सिमट के रह जाती है, कम हो जाती है। इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है, और ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है ना, आगे हम चर्चा करते हैं अपसौर, एपीहेलियन क्या होता है, तो इसको भी जान लीजिए। जब पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है, हमने अभी चर्चा की यहाँ पर, कि जब इसके बीच में एक कंडीशन ऐसी होगी, इसके बीच में जो दूरी होती है ज़्यादा होती है, ये कंडीशन कहीं ना कहीं अपसौर के रूप में जानी जाती है। यानी पृथ्वी की कक्षा से सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है, ये कब होता है, 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को ये कंडीशन निकल के आती है, इसे हम अपसौर के रूप में जानते हैं। और इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है लगभग 15.20 के आसपास, यानी कि 15 करोड़ और लगभग 15.20 करोड़ के आसपास इनके बीच की जो दूरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी इक्विनॉक्स की बात करें, अंग्रेजी में इसको कभी हिंदी में बात होती, कभी कभी इसको अंग्रेजी में बात करेंगे। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है, हम लोग बात करते हैं विषुव की, यहाँ पे चर्चा हो रही है आपसे, है ना, विषुव की बात हो रही है। यानी कि कभी भी आपसे बात होती है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉल्स्टिस। ठीक है, यानी संक्रांति की बात कर रहे हैं, ये अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं संक्रांति, यानी कि संक्रांति कब कब होती है। ठीक है, संक्रांति कब कब होती है, तो आप ये जान लीजिएगा, हमने चर्चा की 21 मार्च और 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, और एक लाइन में ये भी समझिए, पेरिहेलियन यानी कि उपसौर
और अपसौर, ये अंग्रेजी में इसलिए क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो है अंग्रेजी में बन जाते हैं, ठीक है। तो उपसौर हमारे यहाँ कब होता है? उपसौर हमारे यहाँ पर होता है 3 जनवरी को, ठीक है। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। और उपसौर और अपसौर इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है भैया, ठीक है, उसे हम एप्साइड लाइन या एप्साइड रेखा के रूप में हम इसको जानते हैं। पृथ्वी की कक्षा के इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा, यानी कि 3 जनवरी से 4 जुलाई के बीच में उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे हम कहीं ना कहीं एप्साइड रेखा के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो क्लास होती है आज की स्थगित की जाती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ साथ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।